नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आपका स्वागत है। बच्चों, हमने पिछली कक्षा में 11वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक राजनीति शास्त्र के पहले अध्याय संविधान क्यों और कैसे में चर्चा शुरू की थी। पिछले अध्याय में हमने पढ़ा था कि संविधान क्या है, इसकी आवश्यकता क्यों है और भारत का संविधान जो है, भारत के संविधान की रचना किस प्रकार हुई, भारत के संविधान में कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो अन्य संविधानों से ली गई। आज के कक्षा में हम देखेंगे कि संविधान में शक्ति के पृथक्करण को किस तरह से अपनाया गया है, लिखा गया है, उसके बारे में कितने भाग हैं इसके, कितने अनुच्छेद हैं, जब यह बना था उस समय कितने थे, कितने संशोधन हो चुके हैं, संविधान के मूल जो बिंदु हैं, मूल ढांचा है वो क्या है। तो हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि संविधान की जो सर्वोच्चता हमारे देश में मानी गई है, वो संविधान की सर्वोच्चता क्यों मानी गई है, इसे देश का सर्वोच्च कानून क्यों कहा जाता है। सभी अंग संविधान में उल्लिखित प्रक्रियाओं के अनुसार ही कार्य करेंगे और संविधान द्वारा उल्लिखित सीमाओं का पालन करेंगे। बच्चे, जब आप खेलते होंगे या पढ़ते होंगे तो वहाँ भी आपको शिक्षकों द्वारा कुछ न कुछ निर्देश प्राप्त जरूर होता होगा कि आपको लिखना इस तरह से है और पढ़ना इस तरह से है, अगर ये खेल आप खेल रहे हैं तो इसके नियम इस तरह से हैं, आप इन नियमों का उल्लंघन नहीं करेंगे। अगर इन नियमों का आप उल्लंघन करते हैं तो एक तरह की अराजकता होगी और वो आपके पूरे समूह को प्रभावित करेगी, वहाँ शांति की स्थापना नहीं होगी, अशांति फैलेगी। इस तरह पूरे समूह का वातावरण जो है वो अशांत हो जाएगा, दूषित हो जाएगा। इसीलिए संविधान में नियमों की बात की गई है कि इन नियमों से किस तरह से हम प्रशासित होंगे। तो जो देश में हमारे कई अंग कार्य करते हैं, प्रशासनिक अंग हैं, कार्यपालिका है, विधायिका है, न्यायपालिका है, तो इन सबों के कार्य की सीमाओं का वर्णन संविधान में किया गया है और ये सभी संविधान द्वारा ही निर्देश प्राप्त करते हैं। अब हम देखते हैं कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसका उद्देश्य किसकी स्थापना करना है। जब आप किताब देखेंगे या और भी कहीं से देखना चाहेंगे तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में ये लिखा हुआ है कि हम भारत के लोग, इस शब्दों से प्रस्तावना की शुरुआत होती है और जो संविधान की प्रस्तावना है उसे ही मोटे तौर पर मौलिक ढांचा, संविधान का मौलिक ढांचा माना जाता है। इसमें जो मुख्य बातें हैं कि यह एक सार्वभौम सरकार की स्थापना करता है, समाजवादी सरकार की स्थापना करता है। हमारे संविधान में धर्मनिरपेक्षता को स्थान दिया गया है, लोकतांत्रिकता को स्थान दिया गया है, इसे एक गणतांत्रिक स्वरूप दिया गया है। सार्वभौमिकता का अर्थ हुआ बच्चों कि इसकी जो मान्यता है पूरे विश्व में होगी। बिल्कुल ही ऐसा नहीं कि हमारे देश के लोगों के लिए इसका महत्व कुछ अलग होगा और दूसरे देश हमारे संविधान को कमज़ोर समझेंगे या इसे खिचड़ी समझेंगे या इसे इस तरह से समझेंगे जिसका कि वजूद बहुत ही मजबूती से खड़ा नहीं है। ये पूरे विश्व में मान्य होगा। अपने देश के नागरिकों के साथ साथ पूरा देश, पूरा विश्व हमारे संविधान का सम्मान करता है। दूसरी जो बात थी वो थी कि हमारा संविधान समाजवादी स्वरूप को अपनाएगा। समाजवादी के बारे में हमने बात की थी कि ये पूंजीवाद और साम्यवाद के बीच का स्वरूप है कि जहाँ पूंजीवाद पनप रहा है वहीं हमें समाज के वो तबके जो कि मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं उनके लिए भी काम करना है। एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना हमारा लक्ष्य रहा है, हमारे संविधान का लक्ष्य रहा है, जिसे पाने के लिए स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से अब तक की सरकारें प्रयत्नशील रही है। वहीं जो धनाढ्य वर्ग है या जो उद्योगपति वर्ग है उन्हें भी यह निर्देश रहता है कि आप अपने आय का
एक छोटा सा हिस्सा लोक कल्याण में लगाएं और वो 10 से 20 किलोमीटर जहाँ उनकी फैक्ट्रियां हैं, कारखाने हैं या कार्यालय है, उनकी सीमा से 10 से 20 किलोमीटर के अंदर कुछ लोक कल्याण के कार्यों को अंजाम दे सकते हैं। इसलिए उन्हें कर मुक्ति भी प्रदान की जाती है। तीसरी जो धारणा थी धर्मनिरपेक्षता की, वो धर्मनिरपेक्षता की धारणा हमारे देश में इसलिए भी अपनाई गई कि हमारे देश में भिन्न भिन्न धर्मों के लोग रहते हैं। विशेष रूप से बहुतायत रूप से हिंदू धर्म के लोग तो हैं ही, लेकिन साथ ही साथ मुस्लिम, ईसाई, सिख, साथ ही बहुत ही कम मात्रा में पारसी, सिंधी, ये सारे धर्म कुछ बौद्ध धर्म के लोग हैं, जैन धर्म के लोग हैं। हालांकि ये धर्म विदेशों में ज़्यादा फैला, लेकिन इन धर्मों के लोग भी हमारे यहाँ हैं। तो ऐसे में राज्य यानी कि देश किसी भी धर्म विशेष को जो कहते हैं प्रोमोट करना, अपनी तरफ से किसी धर्म विशेष को संरक्षण नहीं देगा, उसकी उन्नति के प्रयास नहीं करेगा। धर्मनिरपेक्षता जो शब्द है बच्चों, ये बहुत ही जटिल है और इसकी व्याख्या जब आप बड़े होंगे, जब आप ऊंची कक्षाओं में जाएंगे, तो इसकी जो व्याख्या है विशद स्वरूप में है और हमेशा ये बेहद कठिन माना गया है, काफ़ी उलझा हुआ शब्द माना जाता रहा है। लेकिन हमारे संविधान में धर्मनिरपेक्षता को इसी स्वरूप में जाना जाता है कि राज्य किसी भी धर्म को संरक्षण प्रदान नहीं करेगा, उसकी उन्नति के प्रयास नहीं करेगा, किसी भी धर्म विशेष के नियम, कानून, कायदे को किसी और पर थोपने की कोशिश नहीं करेगा। चौथा जो तत्व है हमारे संविधान का, वह है लोकतांत्रिक और पांचवा गणतांत्रिक। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में प्रतिनिध्यात्मक निर्वाचन को हमने अपनाया है, प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र को हमने अपनाया है, जो कि संसदीय स्वरूप में दिखता है, जहाँ की बच्चों आप देखते होंगे हर 5 साल 4 साल के बाद हमारे यहाँ चुनाव की अवधि 5 साल तक है। तो अगर आपके जहन में ये बात होगी तो कम से कम एक चुनाव तो आपने देखा ही होगा, चाहे वो मुखिया सरपंच का हो, नगर निगम का हो, या फिर विधानसभा का चुनाव हो, लोकसभा का भी चुनाव हो सकता है, आपने देखा होगा। तो आपके जहन में अगर कुछ भी बात होगी तो आपने देखा होगा कि चुनाव में कई दलों के लोग खड़े होते हैं और जनता अपने वोट यानी कि मत का प्रयोग करके उन्हें अपने ऊपर शासन करने के लिए चुनती है। यही प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र है। और लोकतंत्र की एक बहुत बड़ी विशेषता, जो जनता अपने ऊपर खुद शासन करने के लिए अपने प्रतिनिधि को चुनती है, जो कि उनके हित के लिए कार्य करेगा, चरितार्थ होती है। मतलब कि बिल्कुल ही स्पष्ट अर्थ में लोकतंत्र का स्वरूप हमारे संविधान में अपनाया गया है, जो कि हम नागरिक भी आसानी से चुनाव के समय में भी देख सकते हैं। और जो निर्णय लागू होते हैं, जो निर्णय नीति निर्माण का निर्णय होता है, जो योजनाएं बनती है, वहाँ भी इसे हमेशा इसी रूप में देखा जाता है कि यह आम जन के लिए कितनी कल्याणकारी है। गणतंत्र का जो स्वरूप है, तो कहा जाता है कि जो गणतंत्र का स्वरूप था, मैंने पिछले अध्याय में बात की थी लिच्छवी के गणतंत्र की, जो हमारे भारत में सबसे प्राचीन गणतंत्र के रूप में जाना जाता था। इसकी विशेषताएं बताई जा चुकी है पिछले अध्याय में, आप इसे देख सकते हैं। और अभी उसकी एक और विशेषता को हम बताएंगे कि गणतंत्र का सापेक्षिक अर्थ होता है कि जिस शासन प्रणाली का शासक, मुख्य शासक वंशानुगत न हो, यानी कि राजा न हो, क्योंकि राजशाही में सत्ता वंशानुगत स्वरूप में आगे चलती है, चाहे उसका भाई हो, चाहे उसकी का बड़ा बेटा हो, या उसका बेटा, राजा का बेटा ही राजा होगा, इस तरह से सत्ता चलती है। तो गणतंत्र की व्यवस्था में जो मुख्य
शासक होंगे वो चुने हुए होंगे, वो उत्तराधिकारी से या फिर राजशाही की व्यवस्था से नहीं होंगे। मैं समझती हूँ कि आप गणतंत्र को ज़रूर समझ गए होंगे। हमारे देश के जो मुख्य शासक हैं वो राष्ट्रपति माने जाते हैं, जिनकी सभी शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिमंडल के द्वारा किया जाता है। हम इस संबंध में भी जब विधायिका और कार्यपालिका पर चर्चा करेंगे तब इसकी जानकारी थोड़े बड़े स्वरूप में आपको देंगे। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आगे हमें क्या चर्चा करनी है। जैसा कि बच्चों आप जानते हैं हमारा एक राष्ट्रीय प्रतीक है, वो सारनाथ का अशोक स्तंभ है। इसे भी 26 जनवरी 1950 को ही अपनाया गया था। सारनाथ का अशोक स्तंभ उसमें 4 शेर हैं, ये बल, बुद्धि, शौर्य, विद्या का प्रतीक माने जाते हैं। उसके नीचे एक चक्र है, इस चक्र को 24 तीलियां हैं इस चक्र में। इस चक्र को दिन के 24 घंटों यानी कि 8 प्रहर का प्रतीक माना गया है। बगल में जो प्रतीक है उसके नीचे 2 वृषभ हैं, इसे भी देश की संपन्नता और खुशहाली का प्रतीक माना गया है। और अशोक जिसने बौद्ध धर्म को पूरे विश्व में फैलाया, एक बेहद क्रूर राजा के रूप में जिसकी पहचान थी और बाद में अहिंसा को अपनाकर जो शांति संदेश उसने पूरे विश्व को दिया, यह उसकी बनाई हुई स्तंभ की ये जो चिन्ह था, इसे हमने अपने प्रतीक के रूप में अपनाया। बच्चों, संविधान निर्माण का काम अभी हमने थोड़ी देर पहले भी बातचीत की थी, पिछले अध्याय में बात की थी कि कोई एक दिन का कार्य नहीं था। यह एक पूरी टीम, जो सक्षम टीम थी, उसे 2 साल 11 महीने और 18 दिन इसके लिए मेहनत करनी पड़ी। इसमें 389 सदस्य थे, जिनमें से 15 महिलाएं थी। मैं अगले बिंदु को कहने के बाद इस संविधान सभा के सदस्यों पर बात करूंगी। इसे अंग्रेजी और हिंदी में प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने लिखा था और जो संविधान के प्रतीक की रचना की गई थी, यानी कि मुख्य पृष्ठ की रचना की गई थी, संविधान के अंदर के पृष्ठों पर जो कलाकारी की गई थी उसे उस समय के मशहूर चित्रकार नंदलाल बोस ने बनाया था, जो कि शांति निकेतन में चित्रकार के रूप में थे। अभी हम पिछले बिंदु पर आएंगे और बात करेंगे कि संविधान सभा के सदस्यों को किस तरह से सदस्य नियुक्त किया गया। ये एक बड़ा प्रश्न है। संविधान सभा के सदस्य का निर्वाचन ऐसे हुआ कि जो ब्रिटिश उपनिवेश में जितने भी प्रांत थे तो उन प्रांतों से प्रतिनिधियों को चुना गया। जो देशी रियासत थे वहाँ से प्रतिनिधियों को चुना गया, और जो रियासतों के समूह थे, यानी कि छोटे छोटे रियासत थे और वो एक समूह से निर्देशित होते थे, शासित होते थे, वहाँ से उन्हें चुना गया। एक एकल संक्रमणीय पद्धति से। एकल संक्रमणीय पद्धति वो होती है बच्चों जहाँ एक वोट का मतलब 1 वोट होता है, 1 का मतलब 2 नहीं होता है, 2 का मतलब 1 नहीं होता है। और समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। अब हम बात करते हैं कि समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली क्या है। तो समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को इस तरह से हम समझ सकते हैं कि जिसकी जितनी संख्या उसी हिसाब से प्रतिनिधित्व का निर्धारण किया गया। यानी कि अलग अलग धर्मों और जो हमारी विविधता है, कई अलग समुदायों के लोगों के लिए, हर किसी के लिए प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई थी। तो इस तरह 385 सदस्य चुने गए थे जिन्होंने संविधान सभा का निर्माण किया। बच्चों, इसी बीच जब हमारे देश को स्वतंत्रता प्राप्त हुई तो हमारा देश 2 भागों में बट गया, भारत और पाकिस्तान के रूप में। तो संविधान सभा भी बट गई। जो 385 सदस्य थे उनमें से 299 सदस्य भारत के रह गए और जो बाकी सदस्य थे यानी कि 86 सदस्य वो पाकिस्तान की सभा में चले गए। हमारे यहाँ 15 महिलाएं भी चुनकर संविधान सभा के लिए आई थीं। तो बच्चों, हम लोग संविधान के भाग पे अब हम नज़र डालेंगे। इसमें जो भाग है, भाग 1 में
1 से 4 तक, भाग 1 में 1 से 4 तक अनुच्छेद तक हम यहाँ ऐसे बात करेंगे कि पहले भाग के 1 से 4 अनुच्छेद तक संघ और उसके क्षेत्र की बात की गई है, यानी कि केंद्र की सरकार और उसके अंतर्गत क्या क्या आता है इससे संबंधित बातें हैं। जो भाग दूसरा है उसमें 5 से 11 तक में नागरिकता के बारे में बातचीत की गई है। भाग 3 के 12 से 35वें अनुच्छेद में मौलिक अधिकारों की बात की गई है। भाग 4 के 36 से 51वें अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की बात है। भाग 5 में 51A में मौलिक कर्तव्यों की बात की गई है और मौलिक कर्तव्य को हमारे संविधान में 42वें संशोधन में जोड़ा गया था 1976 में। यह मूल संविधान में नहीं था। फिर हम देखते हैं कि 5वीं और 6ठी में, यानी कि 5वें और 6ठे भाग में 52वें से 191 अनुच्छेद में संघ सरकार से संबंधित निर्देश हैं, संघ सरकार से संबंधित नियम बने हुए हैं। 7वें अनुच्छेद 238 में पहली अनुसूची के भाग बी में राज्यों के बारे में बताया गया है। 1956 में इसे 7वें संशोधन द्वारा हटा दिया गया था। 8वें भाग में 239 से 241वें अनुच्छेद में केंद्र शासित प्रदेशों की बात की गई थी और 242 जो अनुच्छेद है उसे निरस्त कर दिया गया है। भाग 9 और 9A में जो 243 से A से O तक का जो अनुच्छेद है वह पंचायतों के नियम कानून से संबंधित है और 9A के 243वें में P से Z तक जो अनुच्छेद है उसमें नगर पालिकाओं से संबंधित बातचीत की गई है। 10वें अनुच्छेद में 244 और A में अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्रों की बात है। 11वें भाग के 245वें से 263वें अनुच्छेद में संघ और राज्यों के बीच संबंध की बात कही गई है। 12वें में 264 से 300A अनुच्छेद में वित्त, संपत्ति, अनुबंध और मुकदमे की बात है। 13वें अनुच्छेद में 301 से 307वें में भारत के क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और पारस्परिक संबंध की बातचीत है। 14वें में 308 से 323 तक संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाओं से संबंधित अनुच्छेद है। 14A में 323 से 323B तक एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल यानी कि प्रशासनिक न्यायाधिकरण की बात की गई है। इसे भी 42वें संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया। 15वें अनुच्छेद में चुनाव प्रणाली की बात है। 16वें में विशेष प्रावधान किया गया है SC, ST, एंग्लो इंडियन आदि के लिए आरक्षण के संबंध में। जो हमारा 17वां भाग है उसके जो 343वें अनुच्छेद से 351वें अनुच्छेद तक राजभाषा के संबंध में वर्णित है। 18वें भाग में 352 से 360 में आपातकालीन प्रावधान निर्धारित किए गए हैं। 19वें अध्याय के 361वें से 367वें में विविध प्रावधान किए गए हैं, जैसे राष्ट्रपति की बात है, विधानमंडल आदि जो है उसके संबंध में बातचीत की गई है। 20वें में संविधान संशोधन की बात है जो मुख्य रूप से 368 अनुच्छेद में शामिल है। इसी तरह और भी है। 21वें भाग में 369 से 392 में अस्थायी और संक्रमणकालीन एवं विशेष प्रावधान किए गए हैं। और इन भागों में जितनी भी चीज़ें वर्णित है वो सूक्ष्म से सूक्ष्मतर स्वरूप में वर्णित की गई है, ताकि किसी भी दल की सरकार हो, कुछ भी हो, हमारा संविधान लंबे समय तक टिका रहे। इसलिए एक एक प्रावधानों की पर विस्तृत चर्चा करके इसे शामिल किया गया है, जिससे किसी भी दल की सरकार हो, कोई भी समयावधि हो, उसे देश का शासन चलाने में कहीं कोई परेशानी न हो और दुविधा की स्थिति पैदा न हो। फिर हम आते हैं मौलिक अधिकारों पर। मौलिक अधिकार
एक बहुत ही बड़ा कह सकते हैं कि संविधान की आत्मा कहा जाता है मौलिक अधिकारों को। तो मौलिक अधिकारों में मुख्य रूप से जो कि वर्णित है अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 में जो मुख्य रूप से बात की गई है, अभी हम इतनी ही बातों को रखेंगे कि समानता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है। अब समानता के अधिकार में बात आती है कि हमारे देश के जो भी नागरिक हैं बिना किसी जाति, धर्म, लिंग, स्थान, इनके भेद के बिना कानून के तहत समान है। उन्हें कहीं भी नौकरी पाने का अधिकार है, कहीं भी बसने का अधिकार है। उन सबों को उपाधियों का अंत कर दिया गया है। फिर आते हैं स्वतंत्रता के अधिकार पर, तो हमें वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। कई बार गिरफ्तारी एवं निरोध से किस तरह हमें बचा जा सकता है, इसकी स्वतंत्रता प्रदान की गई है। हमें पत्रकारिता के क्षेत्र में प्रेस की स्वतंत्रता है कि वो अपनी बात को रख सकते हैं। इसी तरह से और भी बहुत सी बातें कही गई है, जिसमें तीसरे भाग में आते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार पर। यहाँ महिलाओं, बच्चों या किसी भी नागरिक का किसी भी रूप में शोषण गैर कानूनी है और वो उसके प्रवर्तन न होने की स्थिति में कहीं भी नागरिक न्यायालय की शरण में जा सकते हैं। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, सांस्कृतिक एवं शैक्षिक स्वतंत्रता का अधिकार है। साथ ही अगर ये अधिकार सही से लागू नहीं होते तो इसके लिए जब नागरिक कानून की शरण में जाएंगे तो संवैधानिक उपचारों का भी अधिकार है। वह भी 5 रूपों में है: बंदीकरण, इसके बाद परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और को वारंटो यानी कि अधिकार परीक्षा। तो मौलिक अधिकारों के बात हम अभी कर रहे थे और मौलिक अधिकारों के बाद हम देखते हैं कि अब इसमें संविधान में आगे किन चीज़ों की चर्चा हम करेंगे। मौलिक कर्तव्यों की चर्चा करेंगे। ये 10 थे शुरू में। हमने पहले भी बताया कि मौलिक कर्तव्यों को रूस के संविधान से लिया गया और ये भाग 4 में वर्णित है। इसमें मुख्य रूप से जो बातें की जाती है कि सभी नागरिक जो हमारे देश के नागरिक हैं संविधान, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का पालन और सम्मान करेंगे। स्वतंत्रता संग्राम के महान विचारों को संजोकर और उनका पालन करेंगे। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखेंगे, उसकी रक्षा करेंगे। इसी तरह बच्चों 10 मौलिक कर्तव्य थे। 11वें कर्तव्य को जोड़ा गया है 2010 में। जो 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चे या जैसा भी हो उन्हें निष्पक्ष रूप से मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान किया जाए। चौथा है देश की रक्षा करना और आवश्यकता पड़ने पर राष्ट्रीय सेवा प्रदान करना। 5वां सामान्य भाईचारे को बढ़ावा देना और महिलाओं की गरिमा स्थापित करना। 6ठा है राष्ट्र की सामाजिक संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना। 7वां है प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा एवं सुधार करना। 8वां है वैज्ञानिक सोच, मानवतावाद और जिज्ञासा की भावना का विकास करना। 9वां सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा का त्याग करना। 10वां व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधि के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए प्रयास करना। और 11वां भारत के प्रत्येक नागरिक का जो माता पिता या अभिभावक हैं यह कर्तव्य होगा कि वह अपने 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चे या जैसा भी मामला हो उन्हें शिक्षा का अवसर प्रदान करें। और यह 2010 में इसे जोड़ा गया है। मूल रूप में मौलिक कर्तव्य जो था वह 10 ही था, 11वें को संविधान में संशोधन करके उसे जोड़ा गया है। 4 भागों में हम भारत के संविधान को देखेंगे कि सामान्य तौर पर भारत का संविधान है क्या, ये क्या कहना चाहता है। अभी तक हमने संविधान के भाग की बात की, उसके उद्देश्य की बात की, लेकिन यह क्या कहना चाहता है, भारत का संविधान किस रूप में बहुत ही प्रभावकारी हो सकता है। तो हमने पीछे भी बात की कि संविधान को देश का सर्वोच्च कानून माना जाता है। यह मौलिक राजनीतिक सिद्धांतों की एक रूपरेखा बनाता है।
जो अभी थोड़ी देर पहले हमने प्रारूप समिति की बात की थी, तो जिस तरह उन्होंने एक रूपरेखा बनाई संविधान की, तो यह भी हमारा संविधान भी हमें राजनीतिक सिद्धांतों की एक रूपरेखा प्रदान करता है। और संविधान जब भी कहीं दुविधा की स्थिति होती है तो संविधान की ओर देखते हैं उम्मीद भरी नज़रों से कि संविधान उन्हें मार्गदर्शन देगा। सरकार की गठन प्रक्रिया कैसी होगी, चुनाव प्रणाली कैसी होगी, इन सबों का वर्णन संविधान में किया गया है। उसमें शक्तियों का वर्णन है, कर्तव्यों का वर्णन है, मौलिक अधिकारों का वर्णन है, निर्देशक सिद्धांतों और कर्तव्यों का भी वर्णन है। और संघीय प्रणाली में क्या क्या विशेषता हो सकती है, इसे वर्णित किया गया है। राज्य और केंद्र के बीच शक्तियों के वितरण का वर्णन किया गया है। संघ प्रणाली कमजोर राज्य सरकार के साथ किस तरह केंद्र सरकार में शक्ति का संकेंद्रण कर सकती है, तो इस संबंध में भी बातचीत की गई है। तो बच्चों, अभी हमने बात की कि भारत का संविधान क्या कहता है, उसकी विशेषताएं क्या है। पीछे भी हमने देखा कि उस भारतीय संविधान में इस अध्याय में कि किन किन मुख्य बिंदुओं को शामिल किया गया है, इसमें कितने भाग हैं, कितने अनुच्छेद हैं, और उन भागों में देश की शासन संरचना के संबंध में क्या क्या बातें बताई गई हैं। और अगली कक्षा में हम देखेंगे कि भारतीय संविधान में और अन्य क्या क्या बातें समाहित की गई है और किस तरह से शक्तियों के पृथक्करण के बारे में बताया गया है। इस कक्षा को अभी हम यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।